Good morning, learners. Welcome to Abhyas classes. I am your educated Pratik Morwal. This is your daily current affairs session, morning sprint, a precise, exam oriented and easy to understand रहने वाला करंट अफेयर्स का सेशन जो उन सभी स्टूडेंट्स को टारगेट करता है जो यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस या किसी भी स्टेट के पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहा है। इस क्लास में जो इन्फॉर्मेशन के सोर्स रहते हैं वो रहते हैं पीआईबी और एआईआर, साथ ही साथ न्यूज़पेपर जिसमें हम टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, मिंट एंड अल जजीरा को कवर करते हैं। आपने रिसेंटली यूपीएससी का एक ट्रेंड देखा होगा जिसमें उसके करंट अफेयर्स पूछने के जो फेवरेट सोर्स रहते हैं वो रहते हैं पीआईबी और एआईआर। जब यूपीएससी ऐसा कर रहा है तो अदर एग्जामिनेशन भी उसको फॉलो करते हैं और हमारे इन सेशंस में पीआईबी और एआईआर से उसको पर्टिकुलरली कवर किया जाता है। डेट्स वाई ये सेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको करना क्या है, डेली कंसिस्टेंटली इन सेशन के साथ बने रहना है। चैनल नया है तो इसको सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ उन सभी लोगों के साथ जो अपनी नॉलेज में इन्हांसमेंट चाहते हैं या फिर इन पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ इस सेशन को शेयर करना है। आज यानी कि रक्षाबंधन है तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ हमारा 28 अगस्त 2026 का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले वही चीज हम डेली क्या करते हैं, एक दिन पुरानी न्यूज को रिवाइज करते हैं। तो 27 अगस्त की क्या क्या न्यूज थी उसको देखते हैं। पहली न्यूज थी आपकी, राजनाथ सिंह ने इंडियन इंडस्ट्रीज को डीआरडीओ मिसाइल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की मंजूरी दी है। ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर है। दूसरी न्यूज, ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट, ये क्या है, यूएसए द्वारा ईरान पे एक इकोनॉमिक प्रेशर लगाने के लिए किया गया ऑपरेशन है। ठीक है। तीसरी न्यूज आपकी, इंडिया पोस्ट ऑफिस का डिजिटल अपग्रेड हुआ है। पोस्ट ऑफिस में क्या अपग्रेड हुआ है, दो एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। पहली तो है डाक सेवा, दूसरा है डाक मित्रा। ठीक है। डाक मित्रा में जो कंज्यूमर्स होंगे उनको 24/7 जो भी उनकी समस्या होगी उसके लिए पोर्टल तैयार किया गया है, ये एप्लीकेशन तैयार की गई है। दूसरा है डाक सेवा जो कि पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए। फोर्थ न्यूज थी आपकी, गोरखा मुद्दे का स्थायी समाधान निकलने वाला है, ऐसा हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने बोला है। और ये एक परमानेंट पॉलिटिकल सेटलमेंट बनाया जाएगा। इसके अंतर्गत, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, गोरखा लैंड क्या है, एक वेस्ट बंगाल में नॉर्थ नॉर्थ रीजन दार्जिलिंग में एक कम्युनिटी रहती है जो कि बेसिकली नेपाल से आती है, एथनिसिटी वहाँ की है उसकी। और ये क्या चाहते हैं कि हमें स्वायत्ता चाहिए, हमें अलग से लैंड नहीं चाहिए लेकिन हमारी रिकॉग्निशन चाहिए। तो गोरखा वाले लोग, जो गोरखा कम्युनिटी के लोग हैं, वो ये डिमांड करते हैं। तो देखते हैं आगे किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल वे में इसका समाधान निकलता है। पांचवी न्यूज थी आपकी, विकसित भारत 2047 के लिए इंडिया का जो विजन है टू 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बनने का, उसके लिए स्किल्स का नया रोड मैप तैयार किया गया है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उसका नाम है री इमेजिनिंग स्किल्स। सिक्स न्यूज है आपकी, रिपोर्ट गर्भिणी मित्रा कोर्स। ठीक है। गर्भिणी मित्रा कोर्स क्या है, एक गर्भवती महिलाओं के लिए आयुर्वेदा के द्वारा चलाया गया एक मैटरनल वेलनेस सपोर्ट कोर्स है जो कि 6 महीने का रहेगा। इसमें पर्टिकुलर वॉलेंटियर या फिर पर्टिकुलर स्टूडेंट्स तैयार हो जाएंगे कि गर्भावस्था में, गर्भावस्था से पहले और बच्चा पैदा होने के बाद क्या क्या चीजें सिखाई जाती है, करनी चाहिए, वो यहाँ पे सिखाया जाएगा। सेवन न्यूज थी आपकी, टीन्स यानी कि युवावस्था के बच्चों के लिए सुरक्षित चैट जीपीटी, यंग यूजर की सुरक्षा हेतु नए एआई सेफ्टी मेजर्स लिए जाएंगे। पोलियो टाइप 2 पर बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। डब्ल्यूएचओ ने 5 अफ्रीकन देशों में आउटब्रेक समाप्त होने की पुष्टि की घोषणा की है। ठीक है। आप कल का एमसीक्यू था आपका कि अमेरिका का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने आने वाला जो दिवाली है 8 नवंबर को, उसके लिए आ, वहां पे दिवाली डे सेलिब्रेट करने को बोला है। तो उसका आंसर है आपका कैलिफोर्निया। गॉट इट। तो आज की हमारी पहली न्यूज देखते हैं, नेपाल फ्लैश फ्लड्स, भूते कोशी त्रिशूली रिवर डिजास्टर। देखो, नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और अभी तक तो आप सभी लोगों को ये पता लग गया होगा नेपाल में हुआ क्या है। न्यूज को हम थोड़ी सी कवर कर लेते हैं ताकि पता रहे, हमने भी ये चीज पढ़ी थी। ठीक है। नेपाल में फ्लड्स आए हैं। अब पड़ोसी देश होने के नाते ऐसा तो है नहीं कि नेपाल में जो भी डिजास्टर आया उसका इंडिया पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, पड़ सकता है। पहले तो देखेंगे फ्लड्स आए कैसे हैं। इसके पीछे 2 से 3 कारण बताए जा रहे हैं क्योंकि अभी तक कोई भी कंक्रीट कंक्लूजन सामने नहीं आया। देखो, पहले जैसे ही ये फ्लड्स आए तो चाइना ने क्या बोला, चाइना ने बोला कि नेपाल में अर्थक्वेक आया है यानी कि भूकंप आया है, इस वजह से ये बाढ़ आई है। लेकिन कुछ समय बाद नेपाल ने बोला, नेपाल का स्टांस था कि चाइना ने जो तिब्बत को कंट्रोल कर रखा है, वहां पे चाइना ने क्या बना रखे हैं, बहुत बड़े बड़े डैम बना रखे हैं। और उन डैम में जो कोलेप्स हुआ है उसकी वजह से ही ये बाढ़ आई है। ठीक है।
लेकिन ये दोनों ही जो थ्योरी है वो समाप्त हो गई है। कब समाप्त होगी? जब यूएस के ज्योग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, अपने सैटेलाइट के थ्रू इंफॉर्मेशन दिए, ना तो कोई अर्थक्वेक आया है, ना कोई डैम में कोलैप्स हुआ है। क्या हुआ है, वहां पे एक ग्लेशियर फट गया है, ठीक है, यानी कि अवलांचेस आ गए हैं। अब वो ग्लेशियर कैसे फटा है? क्योंकि देखो, ग्लेशियर ऐसे है, लेकिन उसका जो नीचे का सपोर्ट सिस्टम है उसमें ना दरार आ गई थी और वो वहां से हट गया था, तो एकदम से ना ग्लेशियर नीचे आ गया। ठीक है, अब ग्लेशियर में क्या होता है, पानी होता है, जब वो नीचे आएगा तो कितनी हाइट से आया है वो नीचे? 5,500 मीटर, अराउंड यही इसकी हाइट है। इस हाइट से वो जब नीचे आएगा, आप समझिए 5.5 किलोमीटर की जब हाइट से कोई ग्लेशियर, ग्लेशियर क्या होता है, छोटा सा टुकड़ा थोड़ी ना होता है बर्फ का, उसमें आप समझ सकते हैं कि काफी झीलें विद्यमान होगी। ठीक है, अब ग्लेशियर है तो उसमें चट्टाने भी होगी, डेब्रिस भी होगा, सब कुछ होगा। जब वो ऊपर से नीचे गिरा है तो नीचे गिरने के बाद क्या हुआ, वो फ्लो होता गया है डाउन स्ट्रीम में। अभी वो डाउन स्ट्रीम एकदम से क्या हो गया कि नदियों में पानी का जो स्तर है वो एकदम से बढ़ गया है ना। कौन कौन सी रिवर में बढ़ा है? पहले बढ़ा है ये भोती कोशी रिवर में, और आगे जाते जाते ये त्रिशूली रिवर तक चला गया है। ठीक है, अब ये क्या हुआ है, इसने पूरा तिब्बत से लेके तिब्बत से लेके नेपाल का जितना भी रीजन है, जो जो भी डिस्ट्रिक्ट बीच में आते हैं, सबको ले डूबा है, जिसमें घर उजड़ गए हैं, लोग लापता हो गए हैं। अभी तो एग्जैक्ट नंबर आ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, जब इसको 2 से 3 दिन हो जाएंगे और इसमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तब इसका एक पूरा डेडिकेटेड अलग से सेशन इसका बना देंगे कि नेपाल के जो फ्लड्स है उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। लेकिन ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं, मैन मेड की वजह से आ रहे हैं, मनुष्य की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि हम क्लाइमेट पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आप देखिए ना, ये बेचारे इन लोगों की क्या गलती थी जो घर से बेघर हो गए हैं। आपने कई ऐसे वीडियोस देखे होंगे, विजुअल्स देखे होंगे, जिनको तो हम यहाँ पे लगा भी नहीं सकते इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, जिसमें लोग आंखों के सामने बह रहे हैं, हम उनको बचा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो इतनी गंदी स्थिति हो गई है नेपाल के फ्लड की वजह से, जो कि बहुत ही भयावह दृश्य है। इसमें इंफॉर्मेशन देख लेते हैं अपन। अ डिवास्टेटिंग फ्लैश फ्लड्स हिट द भूते कोशी त्रिशूली रिवर सिस्टम ऑन 26 अगस्त 2026, सेवरल अफेक्टिंग। जो रीजन है वो कौन कौन से हैं? रसुआ है, नुआकोट है, धादिंग है। ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में फ्लड्स आए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे नुकसान हुआ है। इनिशियल रिपोर्ट लिंक द इवेंट टू एन अर्थक्वेक। पहले बताया जा रहा था, मैंने बताया ना, चाइना बोल रहा है 4.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है और या फिर लैंडस्लाइड हुआ है, बट लेटर असेसमेंट पॉइंटेड टू ग्लेशियर कोलैप्स। बाद में क्या बताया गया इसको? ग्लेशियर का क्लोज कोलैप्स या फिर आइस रोक अवलांचेस बताया गया है। ठीक है, अभी तक तो इसको यही बताया जा रहा है, आगे देखते हैं और क्या डेवलपमेंट होती है। क्योंकि जो डैम के कोलैप्स होने की बात थी या फिर अर्थक्वेक आने की बात थी, वो तो खत्म हो गई। अर्थक्वेक नहीं आया है। अर्थक्वेक क्या आता है, नीचे से जो जो पृथ्वी की परत होती है वो जब टकराती है तो वहां पे वाइब्रेशन होता है। लेकिन अभी क्या हुआ है, ऊपर से जो ग्लेशियर गिरा है उसकी वजह से भी तो थोड़ा सा वाइब्रेशन होगा, तो उस वाइब्रेशन को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, उसी को मेजर करके चाइना बता रहा है कि आपके यहाँ पे, क्योंकि चाइना क्या अकाउंटेबिलिटी लेता ही नहीं है। जब नेपाल ने बोला है कि आप चाइना, आपके यहाँ पे ऐसा हुआ था कि पानी का स्तर बढ़ गया था, कोई ग्लेशियर फट गया, तो आपने हमें इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी? तो चाइना का ये बोलना है कि अभी क्या है, दोष मत लगाओ, अभी एलिगेशन मत लगाओ, अभी क्या है, हमको काम करना है, जबकि काम भी नहीं कर रहा है। अभी जो सबसे बड़ा सपोर्ट कर रहा है इसको, नेपाल को, वो इंडिया ही कर रहा है, चाहे वो एनडीआरएफ की टीमें हो या ह्यूमैनिटेरियन एड देने की बात हो। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से कॉल पर डायरेक्ट बात करी है और उनको आश्वासन दिया है कि इंडिया ऐसे मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा है। लेकिन फिर भी नेपाल का झुकाव किसकी तरफ रहता है? चाइना की तरफ रहता है। तो ऐसी सारी चीजें हैं जो इंडिया कर रहा है, क्योंकि नेपाल और इंडिया के बीच में एक केवल पड़ोसी देश होने का ही रिश्ता नहीं है, रोटी बेटी का रिश्ता है, राम सीता का रिश्ता है। तो इस प्रकार के जो रिश्ते हैं, इसलिए हम नेपाल को सबसे हमारा बिलव्ड कंट्री कंसीडर करते हैं। और ऐसे समय में इंडिया को नेपाल के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन नेपाल को भी ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया हमेशा साथ खड़ा रहता है। और इंडिया के लोगों का ना, इंडिया की गवर्नमेंट का कभी ऐसा कोई मोटिव होता है कि नेपाल को कंट्रोल करना है या नेपाल के इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना है। तो ये सब बातें तो बाद में करी जा सकती है, लेकिन अभी क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? अभी सबसे इंपॉर्टेंट है नेपाल में जो भी ये त्रासदी आई है उसको बचाना है, नेपाल को फिर से खड़ा करना है और यूनाइटेड रहना है। ठीक है, द डिजास्टर डिस्ट्रॉयड रोड्स, क्या क्या डिस्ट्रॉय हो गए हैं? रोड्स, ब्रिजेस, सेटलमेंट्स एंड हाइड्रो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, while casualties and missing person figure continue to rise during रेस्क्यू ऑपरेशन। देखो, रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा और वहां पे ये कैजुअलिटीज की जो संख्या है वो बढ़ती जाएगी। अभी तो रेस्क्यू ऑपरेशन करना ही बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हिमालयन रीजन है,
तिब्बत और नेपाल का जो ये बॉर्डर रीजन है, हिमालयन रीजन, ये प्रोन है किसके लिए? ये नेचुरल डिजास्टर्स के लिए। नेपाल का जो रीजन है बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल होता है कि वहां पे फ्लड्स आ जाते हैं, लैंडस्लाइड हो जाती है, या फिर ये भूकंप आ जाते हैं, तो बहुत ज्यादा चीजें ऐसी होती है। ठीक है, अगर हम इसको देखना चाहें तो ये लोकेशन ऑफ लार्ज लैंडस्लाइड, यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था। ठीक है, और ये आगे बढ़ते 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 इस डायरेक्शन में बढ़ गया था। ठीक है, अगर हम बात करें कि कैसे हुआ था, यहाँ पे ग्लेशियर का कोलेप्स हुआ था लैंड खाला में, और ये फ्लड वाटर डेस्ट्रॉय बॉर्डर चेक पॉइंट्स ये है, धीरे 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 डाउन स्ट्रीम में आ रहा है भूते रिवर। ठीक है, और ये बाद में त्रिशूली रिवर्स हो जाती है, और यही रिवर आगे है ना नारायणी रिवर बेसिन में जाती है, और यही इंडिया के जो गंडक रिवर की हम बात करते हैं उसमें मिल जाती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अभी खतरा टल गया है, अभी जो होना था नुकसान वो हो चुका है। आने वाले समय में भी 2 से 5 दिन अभी बहुत हमें सिक्योर रहना पड़ेगा, चाहे नेपाल हो चाहे इंडिया हो, क्योंकि इंडिया के वेस्ट बंगाल रीजन की बात करें, बिहार रीजन की बात करें, या फिर यूपी रीजन की बात करें, तो ये गंडक रिवर क्या करेगी, इसमें भी नुकसान कर सकती है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट भी सचेत है कि किस प्रकार से हमें सिक्योरिटी देनी है। Nearly 400 travelers were initially reported missing, including 105 Indian nationals and 37 NRI। देखो, ये तो संख्या बढ़ती ही जाएगी, लेकिन कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जो यात्री गए थे इंडिया से, वो भी इसमें लापता हैं। द डिजास्टर हाईलाइट द नीड फॉर हिमालयन हजार्ड मॉनिटरिंग। देखो, ये जो डिजास्टर हुआ इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हिमालय का जो रीजन है उसकी हमें प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि किस तरीके से वहां पे ये नेचुरल डिजास्टर हो सकते हैं। साथ ही साथ बात करें, ट्रांस बाउंड्री अर्ली वार्निंग दे दी जाएगी, क्लाइमेट रेजिलियंस चीजें अपनानी पड़ेगी, और इंडिया नेपाल डिजास्टर कोऑपरेशन करना पड़ेगा। तो आने वाले समय में जब हम ये चीजें करेंगे तो हम इससे बच तो नहीं सकते हैं जो नेचुरल डिजास्टर होता है, क्योंकि हम भी तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो इसका हमें रिजल्ट यही मिलेगा कि इस तरीके की त्रासदियां होती रहेगी। लेकिन हम क्या करेंगे, जब हम उचित कार्रवाई करेंगे, उचित चीजें करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, इन चीजों से बचाव मिल सकता है। ठीक है, तो ये न्यूज़ है नेपाल के बारे में। इस न्यूज़ को तो पढ़ाने का मन भी नहीं था, पर ठीक है, तो बताना है एक बार। चलिए आज की नेक्स्ट न्यूज़ पे देखते हैं, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। मिशन समृद्ध गांव फॉर रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, ये है शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, मिशन समृद्ध गांव स्टार्ट किया है। समृद्ध गांव गांव किसके लिए स्टार्ट किया है? एक तो आप यूं समझिए शॉर्ट फॉर्म में इसको, रोजगार युक्त और गरीबी मुक्त। रोजगार युक्त और गरीबी मुक्त गांव बनाने के लिए एक पहल है। ठीक है, राइमिंग हो रही है यहाँ पे, रोजगार से तो युक्त रहेगा गांव और गरीबी से मुक्त रहेगा। इस प्रकार के गांव बनाने के लिए एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसका नाम क्या है, मिशन समृद्धि गांव। स्टार्टिंग पॉइंट है अभी इस मिशन का, इसके लिए 2 गांव का इसमें चयन किया गया है। ओके, आपको यहाँ तक समझ में आया? आगे देखते हैं इसमें। मिशन समृद्ध गांव वॉज लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट टू क्रिएट पुअर्टी फ्री एंड एम्प्लॉयमेंट रिच विलेज। ठीक है, हमने बात कर ली पुअर्टी फ्री यानी कि गरीबी मुक्त, और एम्प्लॉयमेंट रिच यानी कि रोजगार युक्त। बट इट द मिशन एम टू इंश्योर। देखो, ये मिशन जो चलाया जा रहा है क्या इंश्योर करेगा कि गांव के लोगों को लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, यानी कि कमाने के, आजीविका कमाने के कहीं ज्यादा अवसर मिलेंगे फॉर एवरी फैमिली। एक्सेस टू बेसिक एम्यूनिटीज, रोटी कपड़ा मकान बिजली पानी, इन सभी की बेसिक कम्युनिटीज होती है, उनकी सुविधा मिलेगी। और रिड्यूस करेगी डिस्ट्रेस माइग्रेशन। देखो, गांव क्यों खाली होते जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे रोजगार के अवसर नहीं है, इसलिए वहां से लोग निकल के शहरों की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। तो ये इंश्योर करेगा मिशन कि वहां पे इनको काम मिल जाए और ये जो माइग्रेशन है वो खत्म हो जाए। एंड सेल्फ रिलायंट रूरल कम्युनिटीज, यानी कि इनको शहरों के प्रति डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, सारी चीजें वहां पे भी, यानी कि गाँव में भी उपलब्ध होनी चाहिए। द इनिशियल पायलट विल बी इम्प्लीमेंटेड। देखो, हमने बात करी कि अभी 2 गाँवों में इसको एक तरीके से टेस्टिंग पर्पज से स्टार्ट किया गया है। पहला तो है बुधनी ब्लॉक ऑफ शेहोर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और दूसरा है खातीगांव ब्लॉक ऑफ देवास डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये दोनों कहाँ पे है? ये है मध्य प्रदेश में। अब ये मध्य प्रदेश में क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि पहले जो शिवराज सिंह चौहान थे मध्य प्रदेश के ही चीफ मिनिस्टर थे, तो ये वहाँ की लोकेशन को अच्छे से जानते हैं।
वहाँ की डेमोग्राफी क्या है उसको अच्छे से जानते हैं, वहाँ की प्रॉब्लम क्या है उन सबको अच्छी तरीके से समझते हैं, तो इनके लिए ईजी होगा वहाँ पे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना। ऐसे मत समझिएगा कि कोई बायस नेचर है कि इन्होंने ये जो टेस्टिंग कर रहे हैं 2 गाँवों पे वो एमपी के लिए हैं। ये इन चीज़ों को एमपी के जो लोकेशन है, वहाँ की जो परेशानी है उसको अच्छे से समझते हैं। एक बार वहाँ पे जब ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो इसको देश के और गाँवों में भी इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचा जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं इसमें, दिस इज एन इंटीग्रेटेड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव। देखो ये क्या है, एक इंटीग्रेटेड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव है। इसका ऑब्जेक्टिव बस एक ही सेक्टर पे काम करना नहीं है। जैसे हम बात करें कि हम गांव में बस रोड्स बना देंगे या फिर हम एम्प्लॉयमेंट दे देंगे या फिर हम वहां पे घर बना के दे देंगे, ऐसा एक चीज पे काम नहीं किया जाएगा। तीनों चारों चीजें जितनी भी है वो एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम रहेगा। द मिशन प्रमोट्स, ये प्रमोट क्या करेगा ये मिशन, कन्वर्जेंस ऑफ एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि महिलाओं को भी एग्रीकल्चर के बारे में बताया जाएगा। हालांकि काम करती हैं लेकिन एक एडवांस एग्रीकल्चर जो काम है उसके बारे में बताया जाएगा। हेल्थ के फैसिलिटी दी जाएगी, एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स चलाई जाएगी, और इन सभी को कहाँ से जोड़ा जाएगा, इन सभी को गवर्नमेंट स्कीम से जोड़ा जाएगा टू सपोर्ट होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट एंड विकसित भारत। ठीक है, ये जितने भी प्रोग्राम्स है चाहे वो एग्रीकल्चर के हो, हेल्थ के हो, एजुकेशन के हो, इंफ्रा के हो, इन सभी गांव के लोगों को गवर्नमेंट की स्कीम से जोड़ा जाएगा। सेवरल इंपॉर्टेंट रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स आर ऑलरेडी रनिंग इन इंडिया। देखो गांव के लिए इंडिया में ऑलरेडी कई स्कीम चल रही है, जिसमें वीबीजी राम जो कि नरेगा को रिप्लेस किया है, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, ये सारे किसके लिए चलाए जा रहे हैं, गाँव के उत्थान के लिए चलाए जा रहे हैं। तो एक नया मिशन और आप ऐड कर दीजिएगा जब भी आपको आपके आंसर राइटिंग में लिखना हो कि गांव के विकास के लिए अभी रिसेंटली क्या चलाया गया है, मिशन समृद्धि गांव चलाया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश के 2 गांवों को एक पायलट गांव के रूप में यानी कि ट्रायल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब इसमें हम सफल हो जाएंगे तो इसको देश के अन्य गांवों के लिए भी अप्लाई कर दिया जाएगा। और ये अच्छी भी चीज है कि गांव, देश का एक बड़ा तबका गांव में रहता है और गांव में रहना चाहता है, उनको मजबूरी में माइग्रेट करना पड़ता है रोजगार की कमी की वजह से, गरीबी की वजह से। तो अब जब गांव में ही रोजगार मिल जाएगा, गरीबी हट जाएगी, तो वो लोग वहां से क्यों आएंगे। ठीक है, अब जब वो लोग शहरों में नहीं आएंगे तो आप एक बात समझिए इसको, आप इन्वायरमेंट की दृष्टि से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कम आएंगे शहरों में तो पॉपुलेशन कम होगी, कंजप्शन कम होगा, प्लास्टिक का यूज कम होगा, और भी कई ऐसी चीज होगा जिसका इस्तेमाल शहरों में कम होगा। शहर भी साफ सुथरे और पॉल्यूशन फ्री रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव। अगर बात करें गांव के लिए तो देख लीजिए, इरिगेशन है, माइक्रो इरिगेशन है, रिन्यूएबल एनर्जी है, पावर ट्रांसमिशन है, रूरल कनेक्टिविटी है, रूरल एजुकेशन है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल टूरिज्म, कम्युनिकेशन, सैनिटेशन, वेयर हाउसिंग एंड कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी, ये सारे काम किसके लिए करे जा रहे हैं, ये गांव के लिए करे जा रहे हैं। जब आप देखिए ये सारे काम गांव के लिए हो जाएंगे तो वो भी कहीं ना कहीं एक सेमी अर्बन टाउन तो बन ही सकता है। ठीक है, और धीमे धीमे जब उसमें डेवलपमेंट होगी तो वो भी अपना विकास करेगा। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं आज की, इंडिया टू होस्ट 18 ब्रिक्स समिट। देखो इंडिया इस साल क्या करने जा रहा है, ब्रिक्स के समिट को होस्ट करने जा रहा है। यानी कि जो 2026 में जितने भी ब्रिक्स के समिट हुए हैं उसको किसने होस्ट किया है, उसने इंडिया ने होस्ट किया है। और ये कब से करे जा रहा है, 1 जनवरी 2026 से। ठीक है, अब 1 जनवरी 2026 से जब इसको कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अलग अलग सेक्टर्स में जो ब्रिक्स के मेंबर्स हैं वो काम करते हैं, उसकी भी जो मीटिंग हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, सारी वो इंडिया में ही हो रही है, इंडिया सेंट्रिक हो रही है, आप ये समझिए। लेकिन जो अब मेन जो मीटिंग है ब्रिक्स की, जिसमें सदस्य मेंबर जो भी मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, वो कहाँ करेंगे, न्यू दिल्ली। इंडिया विल होस्ट द 18 ब्रिक्स समिट। ये कौन सा समिट है, 18वां ब्रिक्स समिट है। वो कहाँ पे होगा, भारत मंडपम, न्यू दिल्ली, ऑन 12 to 13 September 2026 as chair of BRICS in 2026. India assumed the BRICS chairship on 1 January 2026 with the थीम, देखो क्या थीम थी इसकी जब इसने चेयरमैनशिप ली है 2026 के लिए, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, याद रखिएगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट। ब्रिक्स ओरिजिनेटेड एज ब्रिक, देखो ब्रिक की शुरुआत कैसे हुई थी, 2006 में ब्रिक के नाम से हुई थी, और बाद में साउथ अफ्रीका ने इसे ज्वाइन कर लिया था कब, 2010 में। इसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी ब्रिक की, 2009 में हुई थी। ठीक है, while the grouping has expanded further with new members in recent years। देखो अभी इसमें जो 5 मेंबर्स थे स्टार्टिंग में, पहले तो 4 थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना।
2010 में कौन ऐड हो गया था इसमें? साउथ अफ्रीका ऐड हो गया था, तो इसका नाम क्या हो गया था? ब्रिक्स हो गया था। अभी इसमें और भी मेंबर्स ऐड हो रहे हैं, तो कौन कौन से वो मेंबर्स है एक बार हम देख लेते हैं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है। तो ये रहा आपका ब्रिक्स का मैप, जिसमें कंट्रीज है, मेंबर कंट्रीज। पहला है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। देन धीरे धीरे कौन ज्वाइन होता गया? अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है। अब ये ब्रिक्स काम क्या करता है? ब्रिक्स में सारी डेवलपिंग नेशंस होते हैं जो धीमे धीमे ग्रो कर रहे हैं। ठीक है। ब्रिक्स इज एन इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज। इमर्जिंग इकोनॉमिक्स का ये एक ग्रुप है। अभी जो ब्रिक्स का इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ गया है क्योंकि ये स्ट्रेंथन कर रहा है अपना डेवलपिंग कंट्रीज का रोल। और जो भी इश्यूज है डेवलपिंग कंट्रीज की, चाहे हम बात करें ग्लोबल इकोनॉमी की, ट्रेड फाइनेंस की, एनर्जी की और ग्लोबल गवर्नेंस की, उनको बहुत कठोर तरीके से ये विश्व पटल पर लेके आ रहा है। ठीक है। अब आप बात करेंगे ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स की एक करेंसी भी बनने जा रही है। ठीक है। इसके बारे में विचार चल रहा है क्योंकि जो डॉलर का डोमिनेंस है, अमेरिकन डॉलर का डोमिनेंस है, उसको भी कम करने के लिए ब्रिक्स की करेंसी सामने ली जा रही है, जिसमें जो ब्रिक्स के सदस्य हैं, जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, ये आपस में ब्रिक्स करेंसी पे ही ट्रेड करेंगे। लेकिन अमेरिका इसका विरोध कर रहा है क्योंकि देखो ब्रिक्स के मेंबर्स में एक तो क्या है, चाइना है जो कि एंटी यूएसए है, रशिया है जो यूएसए और रशिया की बनती नहीं है। ठीक है। तो ऐसे टाइम पे यूएसए ये चाहता है कि इंडिया को ब्रिक्स में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, लेकिन ब्रिक्स एक बहुत ही इमर्जिंग ग्रुप है जो कि सारी इमर्जिंग इकोनॉमिक्स को एक साथ लेके आता है। ठीक है। अब ये जब इकोनॉमी सारी एक साथ आ जाएगी तो यूएसए के डोमिनेंस को भी कम कर सकती है, या फिर वेस्टर्न कंट्रीज का जितना भी डोमिनेंस है उसको कम कर सकती है। द फर्स्ट ब्रिक्स समिट कब हेल्ड हुआ था? 2009 में हुआ था, रशिया के येकाटेरिनबर्ग में। ब्रिक्स कॉर्पोरेशन ऑल्सो लेड द क्रिएशन ऑफ अ न्यू डेवलपमेंट बैंक। इनका एक अपना बैंक भी है ब्रिक्स का, जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? शंघाई। शंघाई कहाँ पे? चाइना में। ठीक है। द समिट इज इंपॉर्टेंट फॉर एडवांसिंग। ये जो 2026 में समिट होने वाला है 18वां, किसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी? एडवांस करने के लिए ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को, ग्लोबल फाइनेंस आर्किटेक्चर को, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन के लिए, क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस के लिए कॉपरेशन होगा इसमें अमंग ग्लोबल साउथ कंट्रीज। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं ब्रिक्स के बारे में। एक बार इसका समिट कंप्लीट हो जाए उसके बारे में देखेंगे इसका क्रक्स क्या रहेगा। नेक्स्ट न्यूज देखेंगे अपन। सेकंड इंडिया वियतनाम कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज सहयोग टॉप टेक। ठीक है। देखो, इंडिया के कोस्ट गार्ड और वियतनाम के कोस्ट गार्ड के बीच में सेकंड एडिशन हो रहा है सहयोग होप टेक एक्सरसाइज का। अभी कोस्ट गार्ड क्या होता है? इंडियन नेवी की बात करें तो नेवी कब आती है? युद्ध के समय आती है, सर्विलेंस के समय आती है। लेकिन बात जितना भी काम, जैसे आप रिजर्व फोर्स रहती है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स आर्मी के लिए, वैसे ही आप एक बात समझिए कि ये नेवी के लिए रिजर्व फोर्स रहती है। ठीक है। क्या है इसका नाम? इंडियन कोस्ट गार्ड। अब वियतनाम और इंडिया की कोस्ट गार्ड के बीच में एक्सरसाइज हो रही है जिसका नाम है सहयोग। आप इतना याद रखिएगा। देखते हैं इसमें कहाँ पे हो रही है, कैसे हो रही है, और किन किन चीजों का इसमें क्रक्स रहेगा, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी इस एक्सरसाइज के लिए। द इंडियन कोस्ट गार्ड एंड वियतनाम कोस्ट गार्ड कंडक्टेड द सेकंड ज्वाइंट एक्सरसाइज सहयोग होप टेक इन चेन्नई तमिलनाडु इन अगस्त 2026। कहाँ पे हो रही है ये? चेन्नई तमिलनाडु में हो रही है। वियतनाम कोस्ट गार्ड शिप, वियतनाम की इसमें कौन सी कोस्ट गार्ड शिप आई है? CSV-800 और 6 मेंबर्स आए हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, कोइंसाइडिंग विद द 7th ICG VCG हाई लेवल मीटिंग। ठीक है। ये तो 7th मीटिंग हो रही है, लेकिन इसका जो सहयोग एक्सरसाइज है कौन सी हो रही है? सेकंड एडिशन हो रहा है। द पर्पस ऑफ दिस एक्सरसाइज वाज टू स्ट्रेंथन। इस एक्सरसाइज का क्या पर्पस है जिससे स्ट्रेंथन होगा? पहली चीज है ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा दोनों देशों के बीच में। बेस्ट प्रैक्टिस इन मैरीटाइम कोऑपरेशन, मैरीटाइम कोऑपरेशन बढ़ेगा, यानी कि समुद्र में इनका कोऑपरेशन बढ़ेगा जब भी कोई दिक्कत आएगी। ठीक है। मैरीटाइम लॉ एनफोर्समेंट, देखो हर जगह के अपने अपने रूल्स होते हैं, जैसे लैंड पे अलग रूल्स होते हैं, वैसे ही मैरीटाइम यानी कि समुद्र के अलग रूल्स होंगे, चाहे वो इंटरनेशनल रूल हो या फिर पर्टिकुलर कंट्री के द्वारा अपने नॉटिकल एरिया में आने वाला रूल हो। ठीक है। तो क्या करेंगे, इन रूल्स को ये प्रॉपरली एनफोर्स करने के लिए काम करेंगे। द मैरीटाइम पॉल्यूशन रेस्पॉन्स बिटवीन द टू कंट्रीज, देखो ये जो काम करेंगे दोनों कोस्ट गार्ड, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक तो मैरीटाइम लॉ एनफोर्समेंट। ठीक है। और दूसरा है पॉल्यूशन रेस्पॉन्स। यानी कि पॉल्यूशन कैसे होता है? जब भी कोई जहाज जाता है जिसमें तेल जा रहा हो, ऑयल जा रहा हो, जब वो
कोलैप्स हो जाता है तो सारा तेल कहाँ आ जाता है, समुद्र की सतह पे आ जाता है, जिससे वहाँ का इकोसिस्टम खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के पोल्यूशन को रोकने के लिए, वहाँ पे सहायता देने के लिए कौन काम करेगा, इंडिया के कोस्ट गार्ड और वियतनाम के कोस्ट गार्ड। ठीक है, it aims to improve operational effectiveness and interoperability between the India and Vietnam Coast Guard। ठीक है, इंडिया एंड वियतनाम आर की, देखो अब इंडिया और वियतनाम के बारे में अगर बात करें तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये दोनों इंडो पैसिफिक कंट्रीज हैं, है ना, और इंडो पैसिफिक की सुरक्षा हमें बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें चाइना अपना डोमिनेंस बढ़ाता जा रहा है। अगर हम बात करें कि अभी तो हमने रिसेंटली पढ़ा था कि चाइना किसका मेंबर है, ब्रिक्स का मेंबर है, तो इंडिया तो चाइना के साथ काम कर रहा है। देखो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अलग होती है और नेशनल पॉलिटिक्स अलग होती है। ठीक है, जियो पॉलिटिक्स को जब भी खेलना होता है तो आपको अपना इंटरेस्ट देखना होता है, कहाँ पे हम किससे बच सकते हैं और किसका साथ लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो दोनों कंट्री है, इंडिया और वियतनाम, ये क्या है, इंडो पैसिफिक कंट्रीज हैं जो शेयर करती हैं इंटरेस्ट इन सेफ सी रूट्स में, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन में, मैरीटाइम सिक्योरिटी में, और रीजन की स्टेबिलिटी के लिए ये दोनों एम करते हैं। वियतनाम की लोकेशन कहाँ पे है, साउथ चाइना सी के, और साउथ चाइना सी में चाइना क्या चाहता है कि पूरा साउथ चाइना सी जितना भी है उस पर हमारा कंट्रोल है। और ये क्या करता है, जो छोटे छोटे कंट्रीज है, जैसे वियतनाम का भी कुछ पार्ट है समुद्र का, उसको भी चाइना अपना क्लेम कर देता है। और इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की अगर बात करें तो उसमें भी वियतनाम जो कंट्री है इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं इंडिया के लिए जो एक्सरसाइज है जिसका नाम है सहयोग होप टेक, ये कितनी इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट एडिशन, जो पहला एडिशन, अभी तो देखो आप सेकंड एडिशन चल रहा है, इसका पहला एडिशन कब हुआ था, 2018 में हुआ था, बे ऑफ बंगाल ऑफ द चेन्नई कोस्ट। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, बे ऑफ बंगाल में हुआ था। अभी कहाँ पे हो रहा है, अब देखिए, अभी ये हो रहा है चेन्नई के तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखते हैं अपन। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, मेघालय लॉन्चेस सीएम इम्पैक्ट रीड एंड राइज प्रोग्राम। मेघालय एक इंडिया का नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। ठीक है, इसीलिए अगर इसके द्वारा कोई न्यूज आई है तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मेघालय में जो सीएम है कोनार्ड संगमा, इन्होंने लॉन्च किया है एक सीएम इम्पैक्ट प्रोग्राम, जिसका नाम है रीड एंड राइज प्रोग्राम। ठीक है, पूरा नाम है इसका सीएम इम्पैक्ट रीड एंड राइज प्रोग्राम। अब रीड एंड राइट क्या होता है, आपको पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, पढ़ने के साथ आपका जीवन में उत्थान भी होना चाहिए। और ये किसके लिए होगा, ये स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए होगा, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। आपने बहुत बार देखा होगा, आपके क्लासरूम में भी देखा होगा कि कुछ बच्चों को डफर बोल दिया जाता है कि इनको तो पढ़ना ही नहीं आता। अरे नहीं आता तो उनको सिखाया जाए ना, क्योंकि वो पर्टिकुलर क्या होता है, जैसे कोई बच्चा 8th क्लास में पढ़ रहा है, उसको बेसिक हिंदी भी पढ़नी नहीं आ रही है, इंग्लिश भी उसको प्रोनाउंसिएट नहीं करनी आ रही है, तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी उसके साथ, ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि आगे आने वाले जो भी जो हार्ड कोर्सेज होंगे उनको कैसे कॉम्प्रीहेंड कर पाएगा। तो सीएम ने क्या बोला है, मेघालय में एक ऐसी स्कीम लॉन्च की है जिसमें एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा जिससे बच्चों को प्रॉपरली पढ़ना आएगा और उससे रेजोनेट करना आएगा। ठीक है, तो देखते हैं न्यूज में क्या है। मेघालय लॉन्चेस द सीएम इम्पैक्ट रीड एंड राइज मेघालय प्रोग्राम ऑन 26 अगस्त 2026 एट द असेंबली एनेक्स हॉल शिलोंग टू इम्प्रूव फाउंडेशनल लर्निंग। ठीक है, किसके लिए है ये, इंप्रूव करने के लिए फाउंडेशनल लर्निंग। ठीक है, चीफ, देखो ये जो है सीएम इम्पैक्ट की फुल फॉर्म है आपकी चीफ मिनिस्टर्स इनिशिएटिव फॉर मैक्सिमाइज पास अचीवमेंट्स एंड क्लासरूम ट्रायम्फ। गॉट इट, एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं पूछा जाएगा लेकिन यहाँ पे हम आया है तो इसको देख लेते हैं। द प्रोग्राम इज अ पार्ट ऑफ सीएम इम्पैक्ट फोकस ऑन इम्प्रूविंग स्कूल परफॉर्मेंस। देखो किस पे फोकस कर रहा है ये, स्कूल परफॉर्मेंस पे, क्लासरूम लर्निंग पे और एकेडमिक आउटकम्स पे थ्रू द स्ट्रक्चर्ड एजुकेशनल इंटरवेंशन। ठीक है, जब एक स्ट्रक्चर फॉर्म में एजुकेशन का इंटरवेंशन होगा तो क्या होगा, स्कूल की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी आएगी, क्लासरूम लर्निंग बेटर हो पाएगी और एकेडमिक जो आउटकम्स है यानी कि रिजल्ट्स हैं वो बहुत बेटर होंगे। गॉट इट। अंडर द यूनिवर्सल रीडिंग रेडीनेस इनिशिएटिव, द स्टेट एम्स टू इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड कैन रीड एंड राइट कॉन्फिडेंटली बाय द एज ऑफ 7। क्या टारगेट है इनका, 7 साल की उम्र तक बच्चा क्या करे, कॉन्फिडेंटली रीड भी कर पाए चीजों को और राइट भी कर पाए यानी कि लिख भी पाए। ठीक है, एंड एड्रेस लर्निंग गैप्स अमॉन्ग ओल्डर चिल्ड्रन। मैंने अभी बात करी, कुछ बच्चों को क्या होता है, एक गेप आ जाता है, यानी कि वो क्लास में तो आगे बढ़ते जाते हैं, प्रमोट होते जाते हैं, लेकिन उनको चीजें ना तो पढ़नी आती है ना ठीक से लिखनी आती है, और उन्हीं को क्या बोलते हैं, डफर बोल देते हैं। तो मेघालय ने क्या करा है कि कोई बच्चा यहाँ पे डफर नहीं है, या फिर कोई बच्चा दिमागी रूप से कमजोर नहीं है, हम उस पर और ज्यादा मेहनत करेंगे। पहले हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि किस प्रकार से बच्चों को दिक्कत आ रही है, उसको हम अलग से प्रोग्राम दिया जाएगा जो रीड एंड राइट प्रोग्राम के तहत होगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं इसमें, द इनिशिएटिव गिव्स स्पेशल अटेंशन दी जाएगी ऐसे बच्चों को। और ये कौन से सेक्टर के लिए ज्यादा काम करेगा? रूरल एंड रिमोट एरियाज के लिए, बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी चैलेंजेस। देखो क्या होता है, जो मेघालय रीजन है, मेघालय स्टेट में जो बच्चे रहते हैं वो रिमोट एरियाज में भी रहते हैं, ठीक है, बड़े बड़े हिली एरियाज में भी रहते हैं। इस वजह से वो स्कूल में इसकी आने की जो डेली पॉसिबिलिटी वो कम हो जाती है। और वहाँ पे क्या होता है, कनेक्टिविटी इश्यूज की वजह से ही स्पेशल अटेंशन किसको दी जाएगी? रूरल और रिमोट एरियाज के बच्चों को। और ये सपोर्ट किया जाएगा बाय द रिलीज ऑफ टीचर ट्रेनिंग गाइड फॉर यूनिवर्सल रीडिंग रेडीनेस। देखो इसके लिए कौन काम करेगा? ऑफकोर्स टीचर ही काम करेंगे बच्चों को सिखाने के लिए। तो इन टीचर को भी ट्रेन किया जाएगा किसके लिए? यूनिवर्सल रीडिंग रेडीनेस के लिए, ताकि बच्चा 7 साल की उम्र तक कॉन्फिडेंटली पढ़ सके और लिख सके। अब ये जो सीएम इम्पैक्ट योजना है, इसके तहत और भी कई सब योजनाएं चल रही है, अब सब प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसमें कौन कौन से हैं आप ये देखिए। सीएम इम्पैक्ट इज द स्टेट्स कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन रिफॉर्म इनिशिएटिव। इसमें पहला चल रहा है आपका मेघालय क्लास रेडीनेस प्रोग्राम, यानी कि क्लासरूम को बहुत अच्छा बनाना है। मेघालय लर्निंग इनहांसमेंट प्रोग्राम, ठीक है, लर्निंग ज्यादा होनी चाहिए। टीचर ट्रेनिंग एंड स्ट्रक्चर्ड लर्निंग मटेरियल, ये तीनों प्रोग्राम तो चल ही रहे हैं। अभी क्या चला है? अब रीड एंड राइट प्रोग्राम, ये चौथा हो गया है आपका। द प्रोग्राम कॉम्प्लीमेंट इंडिया फोकस ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ये कॉम्प्लीमेंट किस में करेगा? इंडिया का जो फोकस है फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी पे, उसको ही ये कॉम्प्लीमेंट करेगा। कॉम्प्लीमेंट की हमने बात देख ली, अगर आप पिज्जा खा रहे हैं और साथ में आपको कोक मिल जाए तो वो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। उसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट की इंडिया का फोकस है बच्चों के लिए क्या? फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी। उसी में अगर आप रीड एंड राइट का प्रोग्राम जोड़ देंगे तो ये इंडिया के लिए, इंडिया के बच्चों के लिए एक कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। एंड इज लिंक्ड कॉन्सेप्शनली विद द गोल्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड निपुण भारत, ठीक है। इन दोनों को भी आप अपनी आंसर राइटिंग में ऐड कर सकते हैं। इन दोनों को भी ये कॉम्प्लीमेंट करेगा और इनको आगे बढ़ाएगा। निपुण भारत भी यही है, ये सेंट्रल की स्कीम है जिसमें बच्चों को क्या किया जा रहा है? रीड एंड राइट प्रोग्राम के तहत ही, मतलब ऐसा ही कुछ प्रोग्राम है जिसमें बच्चों को स्ट्रेंथन किया जाता है ताकि वो कैपेबल हो सके एकेडमिक तौर पे, लिटरेसी के तौर पे। ये आप मेघालय का एक बार मैप देख लीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें गारो, खासी और जैंतिया हिल्स आती है, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकती है कि कहाँ पाई जाती है। ये आपके मेघालय में पाई जाती है। और मेघालय की अगर बात करें तो नेबरिंग स्टेट कौन सा है? वो है आसाम है। और इंटरनेशनल बॉर्डर जो शेयर करता है मेघालय, वो किसके साथ करता है? बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। तो ठीक, तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपन, इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस नॉन जीएमओ पॉपकॉर्न मेज हाइब्रिड, ठीक है। देखो पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न सबने खाए होंगे। अब पॉपकॉर्न किससे बनते हैं? मैश से बनते हैं, यानी कि मक्के से बनते हैं, ठीक है। अब मक्के यानी कि जो भुट्टे आते हैं, बेबी कॉर्न्स आते हैं। अब उन सभी से क्या होता है? उनसे पॉपकॉर्न बन सकते हैं क्या? नहीं, सबसे नहीं बन सकते। एक पर्टिकुलर तरीके का कॉर्न होता है जिससे ही पॉपकॉर्न बनेगा, ठीक है। पॉपकॉर्न बनने के लिए क्या चाहिए? जो उसका रिडर्सल होता है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। जो इसके अंदर पानी होता है वो भाप बन के उड़ जाता है और ये फट जाता है। आपने देखा होगा ना कि जो पॉपकॉर्न बनते हैं फट के वो अंदर ही कंटेनर में इकट्ठे हो जाते हैं। तो जितना रिडर्सल अच्छा होगा वो उतना फटेगा और उतना बड़े लार्ज साइज का पॉपकॉर्न बनेगा, ठीक है। तो इंडिया ने क्या किया है? पहला खुद का, यानी कि इंडिजीनियस नॉन जीएमओ पॉपकॉर्न मेज हाइब्रिड सीड को बनाया है, ठीक है। तो ये देखते हैं न्यूज में क्या है। वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला इंडिजीनियस नॉन जीएमओ हाई एक्सपेंशन पॉपकॉर्न मेज। पॉपकॉर्न मेज की अगर बात करें, मक्के की बात करें, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? जिया, जिया मेस है। और इसका हाइब्रिड सीड, यानी कि नॉन जीएमओ हाई एक्सपेंशन पॉपकॉर्न मेज का हाइब्रिड सीड बनाया गया है। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? मुसुनूरू इलुरु डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। द हाइब्रिड वॉज डेवलप्ड थ्रू अ कोलोब्रेशन। किस किस के कोलोब्रेशन के साथ काम किया है इसमें, या इसको डेवलप किया है? पहला तो है आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और दूसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च, जो कि कहाँ पे है? लुधियाना में है। एंड गवर्नमेंट पॉपकॉर्निका इनिशिएटेड इन February 2021, 2021 में ही इसको स्टार्ट कर दिया गया था। इट वॉज डेवलप्ड यूजिंग कन्वेंशनल नॉन जीएमओ। देखो नॉन जीएमओ मतलब इसमें जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं किया गया, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, जीएमओ की फुल फॉर्म होती है। तो इसको बनाने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं किया गया है। ये एक हाइब्रिड ब्रीडिंग कराई गई है जिसमें थ्रू आउट कंट्रोल क्रॉस पोलिनेशन ऑफ सेलेक्टेड पेरेंट लाइन। जो अच्छे पेरेंट होंगे
पौधे के भी जो पेरेंट होंगे ना, उनमें ही तो क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। ठीक है, ये एक तरीके का रिप्रोडक्शन होता है पौधों में, तो उसी को क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन बोलेंगे। तो ये जो अच्छी क्वालिटी के पौधे हैं, उनमें ही क्या कराया गया था, पॉलिनेशन कराया गया था, क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया था। और उसी से क्या बना है, ये अच्छी क्वालिटी का एक हाइब्रिड ब्रीडिंग सीड बना है, जिससे हम क्या बनाएंगे, पॉपकॉर्न बनाएंगे। आप देखो ना, ये नॉर्मल क्या है, मिलीको पॉपका है, और ये कॉमन है। ठीक है, इससे तो पॉपकॉर्न नहीं बनेंगे, और इससे क्या बनेंगे, पॉपकॉर्न बनेंगे। मैंने बात करी ना आपसे कि हर कौन से पॉपकॉर्न नहीं बनेगा। गॉट इट। अब हाइब्रिड ब्रीडिंग क्या होती है, एक ये डेवलपिंग अ न्यू हाइब्रिड वेराइटी बाय क्रॉसिंग सेलेक्टेड पेरेंट प्लांट्स। देखो, जो प्लांट्स होंगे उनको सेलेक्ट किया जाएगा, ऐसे ही नहीं कराई जाएगी। जीएमओ की अगर बात करें तो मॉडिफाइंग द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म यूजिंग मॉडर्न जेनेटिक। ठीक है, हमने इसमें क्या किया है, हमने इसमें जेनेटिक में चेंज नहीं किया है, जेनेटिक मटेरियल में चेंज नहीं किया है, इसको हाइब्रिड ब्रीडिंग ही कराई है। द इंडिजीनियस सीड्स एम्स टू रिड्यूस इंडिपेंडेंस। देखो, जो खुद का बनाया है वो क्या करेगा, अपनी डिपेंडेंस है किस पे, इंपोर्ट पॉपकॉर्न मेस टेक्नोलॉजीज को उस पर कम कर देगा और प्रमोट करेगा डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड वैल्यू एडेड फूड प्रोसेसिंग। द इनोवेशन कैन सपोर्ट, जो नया इनोवेशन हुआ है सपोर्ट करेगा एग्रीकल्चरल सेल्फ रिलायंसेज, स्पेशलाइज्ड मेस कल्टीवेशन एंड एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन पॉपकॉर्न प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये सारे काम करेगा ये। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, यूएनडीपी HUL पार्टनरशिप फॉर प्लास्टिक सर्कुलर इकोनॉमी। देखो, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडिया और दूसरा है आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इन दोनों की पार्टनरशिप से क्या स्टार्ट होने जा रहा है, प्लास्टिक सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्ट की जा रही है। ठीक है, तो यूएनडीपी और HUL ने अनाउंस किया है नेक्स्ट फेज ऑफ दियर 7 ईयर पार्टनरशिप टू स्ट्रेंथन इंडिया प्लास्टिक सर्कुलर इकोनॉमी। तो इंडिया की प्लास्टिक सर्कुलर इकोनॉमी के लिए जो इनकी पार्टनरशिप है, उसका नेक्स्ट फेज स्टार्ट किया है किसने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। देखो, ये क्या होता है, पहले तो ये समझिए सर्कुलर इकोनॉमी क्या होगा। सर्कुलर इकोनॉमी ऐसा होगा कि पहले तो ये यूज किया जा रहा है प्लास्टिक के लिए, है ना। अब प्लास्टिक को आप पहले तो यूज करेंगे, ठीक है, फिर उसको जब डंप कर देंगे तो वापस से उसको कलेक्ट करेंगे, और फिर उसको सेग्रीगेट करेंगे कि कौन से टाइप का प्लास्टिक किस तरीके से यूज हो रहा था, तो हम उसको अलग अलग सेग्रीगेट कर देंगे और वापस से उसको रिसाइकिल कर देंगे, और वापस से उसको क्या करेंगे, वापस से हम प्लास्टिक के प्रोडक्ट बना के उसको रीयूज कर देंगे। तो जब ऐसा एक प्रोडक्ट है जो कंटिन्यूसली इकोनॉमी में चल रहा है, उसको खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, और उसको क्या कर रहे हैं, उसको रिसाइकिल कर रहे हैं, जिसके लिए भी लेबर की आवश्यकता होती है, मशीनों की आवश्यकता हो रही है, तो मतलब प्रॉपर एक पैसा हर चीज में लग रहा है, तो वो क्या बन जाती है आपकी, एक सर्कल में इकोनॉमी आ जाती है। ठीक है, और ये कौन सी हो जाएगी कि सर्कुलर इकोनॉमी हो जाएगी, इसमें प्रोडक्ट कौन सा यूज हो रहा है, प्लास्टिक यूज हो रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा आपका प्लास्टिक सर्कुलर इकोनॉमी। गॉट इट। ये तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब इससे क्या होगा, प्लास्टिक सर्कुलर इकोनॉमी से ये जो प्लास्टिक है लैंड में नहीं जाएगी, भूमि को बंजर नहीं बनाएगी, साथ ही साथ जब इसका बार बार रीयूज हम कर लेंगे तो इन्वायरमेंट भी इससे सुरक्षित रहेगा। ठीक है, बार बार हमें नई प्लास्टिक नहीं बनानी पड़ेगी, उसी प्लास्टिक को बार बार हम यूज कर लेंगे रिसाइकिल कर करके। ठीक है, तो ये लैंड के लिए, इन्वायरमेंट के लिए बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है, साथ ही साथ जो किसी भी देश की इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने के लिए ये एक अच्छा कदम है। जिसमें इंडिया में बात करें तो इंडिया में जो शहरी पॉपुलेशन है, अर्बन पॉपुलेशन है, वहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वहाँ पे कंजप्शन भी बढ़ेगा, कंजप्शन बढ़ेगा तो आपको पता है आजकल हर दूसरी चीज प्लास्टिक की थैली में दी जाती है। हालांकि सरकार ने इसके लिए कई नियम बनाए कि प्लास्टिक का इस्तेमाल हम कम कर देंगे, सिंगल यूज प्लास्टिक का, लेकिन ये चीजें बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, अब इन सब चीजों के लिए काम में आएगा, लैंड के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, और अर्बनाइजेशन जो हो रहा है उससे जो नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे, कचरा बढ़ेगा, उसके लिए क्या है, प्लास्टिक सर्कुलर इकोनॉमी बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। द इनिशिएटिव एम्स टू सपोर्ट, इससे क्या जो इनिशिएटिव है इससे किसको सपोर्ट मिलेगा, 50,000 से ज्यादा सफाई मित्रों को इससे सपोर्ट मिलेगा, और इम्प्रूव होगा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम अक्रॉस 50 सिटीज एंड अर्बन लोकल बॉडीज बाय 2028। जो इनका एम है क्या है, 50,000 सफाई मित्रों को क्या करना है, सपोर्ट देना है, क्योंकि जब इनके पास काम करेंगे, इनके पास पैसा आएगा, तो इनका आर्थिक और सामाजिक जीवन ऊपर बढ़ेगा। और साथ ही साथ जो प्लास्टिक का वेस्ट मैनेजमेंट है उसको हम प्रॉपरली रिसाइकल और रीयूज करके लैंड और इन्वायरमेंट में जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं उससे बचाया जा सकता है। और ये सब कहाँ पे काम होगा, 50 सिटीज में और अर्बन लोकल बॉडीज में। इट विल फोकस ऑन 4 एरियाज। ये 4 एरियाज में फोकस कर रहा है। पहला तो है
सोशल इंक्लूजन, जिसमें हमने बात कर लिया कि सफाई मित्रास को क्या होगा, सोशल इंक्लूजन हो जाएगा, उनका सामाजिक और आर्थिक स्तर बढ़ जाएगा। दूसरा है स्ट्रोंगर अर्बन वेस्ट सिस्टम, हमने बात वापस से कर ली है इसके बारे में कि जैसे ही अर्बन पॉपुलेशन बढ़ेगी वहां पे पॉल्यूशन भी ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि कंजप्शन ज्यादा बढ़ेगा तो पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा, जब ये हम सिस्टम लेके आएंगे तो अर्बन वेस्ट सिस्टम को हम प्रॉपरली डिस्चार्ज कर देंगे, ठीक है। इम्प्रूव्ड रिसाइकलिंग एफिशिएंसी, ऑफकोर्स हम इसमें कर क्या रहे हैं, रिसाइकल कर रहे हैं। एंड नॉलेज ट्रांसफर, जब एक जगह ही ऐसा काम कर देंगे तो इसको आगे कहाँ करेंगे हम, अलग अलग सिटीज में। जैसे हम 50 सिटीज में अगर ये काम कर लेंगे तो और सिटीज में इस नॉलेज को आगे भेजेंगे, साथ ही साथ पूरे देश में इसको नॉलेज को ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं इसमें, प्रोजेक्ट सर्कुलर भारत पीसीबी इज अ ब्रॉडर इनिशिएटिव बाय HUL एम्ड एट प्रमोटिंग प्लास्टिक सर्कुलरिटी, ठीक है। ये प्रोजेक्ट सर्कुलर भारत क्या है, एक ब्रॉडर इनिशिएटिव है HUL के द्वारा, किसको प्रमोट करता है, प्लास्टिक सर्कुलरिटी को, ठीक है। ये तो आपको समझ में आया। और ये फोकस करता है डेवलप एंड टू एंड एंड फाइनेंशियली वायलेबल रिसाइकलिंग मॉडल्स इन विच प्लास्टिक वेस्ट ट्रांसलेट्स इनटू कलेक्शन। देखो प्लास्टिक वेस्ट का क्या होगा, कलेक्शन होगा, sorting होगी, रिसाइकलिंग होगी और रीयूज होगा। और प्रोजेक्ट उत्थान के तहत सपोर्ट किया जाएगा किसको, वेलफेयर एंड इंक्लूजन ऑफ सफाई मित्रा। आप ये समझिए कि जो ये प्लास्टिक का रीयूज हो रहा है, रिसाइकल हो रहा है, तो इसमें पहला तो क्या है, ये प्रोजेक्ट सर्कुलर भारत के तहत हो रहा है जो कि चलाया जा रहा है HUL के द्वारा। और दूसरा प्रोजेक्ट उत्थान भी इसमें शामिल है, जिसमें किसके लिए काम किया जा रहा है, सफाई मित्रों के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए, ठीक है। द इनिशिएटिव सपोर्ट, ये जो इनिशिएटिव है सपोर्ट करता है किसको, इंडिया का जो विजन है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, और कंट्रीब्यूट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11, जो बोलता है कि सस्टेनेबल होने चाहिए सिटीज एंड कम्युनिटीज। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 को भी ये बात करता है, जो जो बोलता है कि रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन और प्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो आपको जब एग्जाम में आएगा इन्वायरमेंट के प्रति कोई भी चीज, तो आप बोलेंगे कि रिसेंटली इंडिया ने क्या किया है, एक प्लास्टिक सर्कुलर इकोनॉमी को चलाया है, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 एंड 12 को भी इसमें शामिल किया गया है, प्रोजेक्ट सर्कुलर भारत और प्रोजेक्ट उत्थान इसमें शामिल है। गॉट इट। आज की हमारी लास्ट न्यूज देखते हैं, एस्ट्रोनॉट्स इंस्टॉल टू बैंड एंटीना ऑन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। देखो हमने बात करी थी कुछ दिन पहले 18 अगस्त को कि स्पेस पे वॉक किया है, किसने, सोफी एडिनॉट ने। इन्होंने क्या किया था, स्पेस वॉक किया था, यानी कि अपने स्पेस क्राफ्ट से निकल के ये स्पेस में आई थी, एक पर्टिकुलर ये स्पेस सूट पहन के, ठीक है। और ऐसा करने वाली ये यूरोप की दूसरी महिला बनी थी और फ्रांस की फर्स्ट महिला बनी थी, ठीक है। और हमने लास्ट क्लास में प्रॉपर बात करी थी, इन्होंने क्या किया है, ये बाहर इसलिए आए हैं क्योंकि वहां पे कोई तकनीकी खराबी हो गई थी, उसको सुधारने के लिए आए थे। किसके साथ आए थे ये, अनिल मेनन के साथ आए थे, लेकिन वो तकनीकी समस्या को तो ये सुधार नहीं पाए। इसलिए उन्होंने उस समय क्या करा था, जोड़ तोड़ करके उसको टेम्परेरी काम करने के लिए छोड़ दिया था और वापस आ गए थे। और इसको वापस कब किया इन्होंने, 25 अगस्त 2026 को। और इस बार इन्होंने क्या कर दिया है, ये जो बचा हुआ काम था, जो ग्लिचेस आ रहा था, जो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, जो वायरिंग वहां पे हट गई थी, उसको इन्होंने पूरा कर दिया, ठीक है। तो नासा के जो अनिल मेनन है और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सोफी एडिनोट है, इन्होंने कंप्लीट कर दिया है यूएस स्पेस वॉक 98, ठीक है, ऑन 25 अगस्त 2026, स्पेंडिंग अबाउट 6.5 आवर्स आउटसाइड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। कितना घंटे गुजारे इन्होंने बाहर, 6.5 घंटे गुजारे। द एस्ट्रोनॉट installed and connected a replacement two band communication antenna on the international space station Z1 ट्रस्ट। देखो Z1 ट्रस्ट जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का, उस पे जो टू बैंड कम्युनिकेशन एंटीना है उसको ही उन्होंने ठीक किया है। ये एंटीना क्या करता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जितनी भी इंफॉर्मेशन गैदर करता है स्पेस में रहकर, उसको जो जमीन पे, यानी कि जो नीचे ऑफिस होंगे, जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करने की चीजें होगी, जो सिस्टम बनाया गया था वहां पे इंफॉर्मेशन को पहुंचाया जाता है किसके थ्रू, इस एंटीना के थ्रू। जब ये एंटीना में ग्लिचेस आ जाएगा तो इंफॉर्मेशन नीचे पहुंच ही नहीं पाएगी, ठीक है। इंफॉर्मेशन नीचे नहीं पहुंच पाएगी तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का होना नहीं होना एक ही बात है। तो क्या किया है इन दोनों ने, इस जो ग्लिच को है इसको सॉल्व किया है। कू बैंड इज अ पार्ट ऑफ द माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम एंड सपोर्ट्स हाई स्पीड स्पेस टू ग्राउंड कम्युनिकेशन। देखो स्पेस से जो ग्राउंड का कम्युनिकेशन है यही पहुंचाता है, टेलीमेट्री करता है और डाटा को ट्रांसफर करता है, ठीक है। और इसी को इन्होंने सुधारा है। नासा एस्ट्रोनॉट्स इनसाइड द आईएसएस, देखो ये दोनों तो बाहर चल गए थे, कौन, एडिनोट और नितिन
अनिल मेनन, ये तो नीचे चल गए थे, ठीक है। कहाँ पे, स्पेस स्पेस में चल गए थे। और जो अंदर थे, कहाँ पे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, कौन थे, जेक हाथवे थे और जेसिका, दो एस्ट्रोनॉट्स थे जो अंदर से सपोर्ट कर रहे थे इस ऑपरेशन को। वाइल कैनेडरम टू, कनाडा का एक रोबोटिक आर्म है जो असिस्ट कर रहा था एक्सटर्नल मेंटेनेंस एक्टिविटीज को, ठीक है। ये एक रोबोट होता है, ये इसको असिस्ट कर रहा था। द मिशन हाईलाइट्स, ये जो मिशन है क्या हाईलाइट करता है, इंपोर्टेंस ऑफ एक्स्ट्रा विकुलर एक्टिविटी। जो अभी ईवीए चला है, किसने, ईवीए 98 चला है, ठीक है। इससे पहले क्या चला था, 18 अगस्त की बात करें तो ये एक्स्ट्रा विकुलर एक्टिविटी जो थी वो 97 थी, जो कि स्लाइडली सक्सेसफुल थी, ठीक है, पूरी सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। और इसमें रोबोटिक सिस्टम पे काम किया गया है, रेगुलर मेंटेनेंस पे काम किया जाता है, और रिलायबल ऑपरेशन फॉर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो हमने सारी चीजें देख ली है कि किस प्रकार से सेंटिनेल को रिकवर करने के लिए, इसको मरम्मत करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए दो एस्ट्रोनॉट्स गए हैं जिनका नाम है अनिल मेनन और एडिनोड। ये कहाँ पे गए हैं, स्पेस में गए हैं, और इन्होंने अपनी जो 98 एक्स्ट्रा विकुलर एक्टिविटी है उसमें इसको कंप्लीट कर दिया है सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये सारी न्यूज हमने देख ली है। आज का हमारा एमसीक्यू रहेगा, इन विच सिटी विल द नेशनल कॉन्क्लेव ऑन ट्राइबल लैंग्वेजेस एंड म्यूजियम्स बी हेल्ड। द ऑप्शंस आर भोपाल, रांची, मैसूर एंड जयपुर। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। और दिस इज ऑल अबाउट, हमने आज की सारी चीजें देख ली है जिसमें हमारे सारी न्यूज को कवर किया है, नेपाल से लेके स्पेसक्राफ्ट जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जो गतिविधि हुई है सबको हमने कवर किया है। और आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है इस एमसीक्यू का, और आपके जो भी रिव्यूज हो, सजेशन हो, या कोई डिमांड हो पर्टिकुलर क्लास को लेके, उसको आपने कमेंट बॉक्स में करना है। दिस इज ऑल अबाउट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग विद अभ्यस क्लासेस।